अब चलते हैं डिटेल्ड आर्टिकल की तरफ, विच इज अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, अभी क्या चल रहा है 2026, और ये जो डाटा मिलेगा आपको ये 23 और 24 का मिलेगा। ये नंबर कौन से है? तो 6 है, तो मतलब इसके पहले 5वां भी आया, चौथा भी आया, तीसरा भी आया, दूसरा भी आया, पहला भी आया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक आपको इंडियन सोसाइटी में हेल्प करेगा। नंबर 2, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आप इस डेटा को यूज कर सकते हो। पॉपुलेशन और हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी इकट्ठा आता है वहां पे आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हो। एंड आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कोई सोशियोलॉजी पिक कर लेता है, वहां पे इस सर्वे को प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ाया जाता है। सेम फॉर द एंथ्रोपोलॉजी, वहां पे भी एक पॉपुलेशन का सेगमेंट रहता है, वहां पे भी इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अभी ये रिसेंट जो अपडेट्स आ रखी हैं उनको आपने देखना है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र का ही एक आर्टिकल आ रखा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 है उसके डाटा ने क्या इंडिकेट करा कि जो सिजेरियन सेक्शन है, मतलब फीमेल्स में नॉर्मल डिलीवरी की जगह पे कौन सा इमर्ज करता जा रहा है? सिजेरियन सेक्शन। ये वाला इसमें अपडेट आया है इस बार। डिलीवरी जो होती है वो सिजेरियन के थ्रू ज्यादा प्रेफर करी जा रही है महाराष्ट्र में। नंबर 2, ओबेसिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मोटापा आता जा रहा है। डायबिटीज के केसेस देखो, जहां पे ओबेसिटी आएगी वहां पे डायबिटीज में भी टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसके ज्यादा इंपैक्ट्स मिलेंगे। ये महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर महाराष्ट्र के बारे में हम डिटेलिंग देखें उससे पहले आपको इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसे रिलीज करते हैं, और ये एनुअल बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे 6 नंबर पे आप क्या पढ़ रहे हो, डाटा कब का है? 2023 से 24। ये बहुत डिटेल में कवर करते हैं इस डाटा को, इसी वजह से अभी 26 चल रहा है, पर डाटा आपको मिलेगा 23 और 24 का, एक एनुअल ईयर का। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, मुंबई बेस्ड, तो यही सारा काम उठाते हैं, नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करते हैं कि जो भी डाटा हमें इससे रिलेटेड चाहिए वो हम कवर करेंगे। और इस बार देखो 6.79 लाख हाउस होल्ड इतने इन्होंने कवर करे, मतलब इतनों से इन्होंने सर्वे करा। सर्वे कैसा होएगा तो उसका आपको डिटेलिंग मिल चुका है। वैसे ये जो लिखे हैं ना टर्म्स यहाँ पे, सिजेरियन सेक्शन हुआ था आपकी फैमिली में फीमेल का, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ओबेसिटी की केसेस देखे जाएंगे, देन उसके बाद डायबिटीज के केसेस देखे जाएंगे, हिस्टोरिकली पूछा जाएगा कि क्या पहले भी डायबिटीज थी। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है उससे हमेशा पूछा जाता है कि घर पे पहले थी किसी को, क्योंकि कई बार टाइप 2 डायबिटीज जरूरी नहीं होता कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी पहले डायबिटीज एग्जिस्ट करी हो। तो ये सारे सर्वे में क्वेश्चनिंग करी जाती है, और अभी 6.79 लाख हाउस होल्ड को कवर करा है और 115 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर करे गए। पर्पस क्या है इसका? कि हमें प्रॉपर डाटा मिल सके पॉपुलेशन का, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का, न्यूट्रिशन सप्लाई कैसी है। जैसे बच्चे होते हैं 6 महीने से पहले मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसी पे फीड करते हैं, पर उसके बाद उनको सॉलिड फूड भी चाहिए होता है। अगर सॉलिड फूड प्रॉपर नहीं मिला तो मैल नरिशमेंट की प्रॉब्लम भी आती है, तो इसी वजह से न्यूट्रिशन भी यहाँ पे देखा जाता है। और फैमिली वेलफेयर इंडिकेटर्स, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ स्कीम चलाए रखती है, तो उसकी वजह से क्या क्या हेल्प मिली। एक वायरस का नाम लेती हूँ मैं यहाँ पे, जिसका नाम है रोटा वायरस। ये जो रोटा वायरस है ये आता कैसे है बच्चों की बॉडी में? तो फीकल ओरल रूट। अब फीकल ओरल रूट एक चीज देखो, ये कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है ये किसी का भी वेस्ट मटेरियल आ सकता है, एनिमल का आ सकता है, ह्यूमन का आ सकता है, और ये ओरल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कोई खा रहा है। तो फीकल मैटर को तो कोई नहीं खाएगा, पर बच्चों को आपने नोटिस किया हो तो वो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो ये मिट्टी के थ्रू रोटा वायरस बच्चों में चला जाया करता था। पर अब आप लाइफस्टाइल देखोगे अगर लोगों का, तो अब मिट्टी में कहाँ ही खेलते हुए दिखाई देंगे आपको बच्चे। पहले वाली जनरेशन में ये ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो रोटा वायरस को लेके एक वैक्सीन आई थी, रोटावैक, और रोटावैक ये टारगेट करा गया था कि ये सारे बच्चों को लगनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वायरस का नाम लिया, और इस वायरस की वजह से होता क्या था, जो इन्फेंट होंगे, इन्फेंट मतलब न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी को ही इन्फेंट बोल रहे हैं हम, और दूसरे आगे ऐसे बच्चे जो लगभग 6 से 8 महीने के हैं। कई बार ये रोटा वायरस इनको इन्फेक्ट कर देता था, और जब इन्फेक्ट करता था तो बच्चों को लग जाता था डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएंगी। पहले दस्त लगेंगे, लूज मोशन लगेंगे, उसके बाद बच्चे को कहीं ना कहीं पानी की आएगी ना, और बच्चा तो अभी पानी पी नहीं रहा है, जब तो इन्फेंट है वो तो सिर्फ मदर का मिल्क फीड कर रहा है, तो इसकी वजह से डेथ देखी जाती थी। तो रोटा वायरस के ऊपर भी काम किया था। पर ये एफर्ट किसने चलाया रोटावैक का? ये चलाया गवर्नमेंट ने, कि हमने बच्चों को इम्यूनाइज करना है, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पहले डाल देनी है, इससे पहले वो बड़े हो हमने पहले इम्यूनिटी ऐड कर देनी है। तो ये किसका एफर्ट रहा? गवर्नमेंट का एफर्ट। तो वो भी सारा कहाँ देखा जाता है? इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर, कि बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही थी कि क्या उसका कुछ यूजफुलनेस रहा या नहीं रहा, क्या मिसयूज तो नहीं हुआ, वो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ही कंडक्ट करता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखें तो एविडेंस बेस्ड प्लानिंग को ये सपोर्ट करता है, कि जो एक्चुअल में चीजें हैं वही वहां पे दिखाई जाए। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, परसेप्शन पे नहीं।
परसेप्शन मतलब मैंने आपको बोल दिया कि हेल्थ केयर सेक्टर कैसा है, आप सभी ने कलेक्टिवली बोल दिया कि कई जगह पे ठीक है, कई जगह पे नहीं है, पर ऑब्जेक्टिविटी मतलब मैंने नंबर्स में बताया कि मोहाली में जाओगे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, वैसे अगर वल्नरेबल एरिया में जाओगे वहां पे आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल मेंशन करके बोलोगे यहाँ पे तो प्रॉपर बेड्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आ गई ऑब्जेक्टिविटी। तो ये भी ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच को ही अपनाता है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ दोनों के ऊपर फोकस करता है। अब देखो इंप्रूवमेंट कहां कहां पे रिकॉर्ड करी गई। वैक्सीनेशन कवरेज, कितने बच्चों को वैक्सीन लग पाई। वैक्सीन क्योर नहीं होता है, ये सिर्फ आपको बीमारी से प्रिवेंट करता है, सिर्फ बचाने की ट्राई करता है। और हॉस्पिटल वाले बर्थ्स कितने हुए, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी कंडक्ट हुई, उसमें इस साल मतलब वो जो 2023 और 24 का डाटा यहाँ पे पिक करा है, उसमें ठीक ठाक इंप्रूवमेंट्स देखी गई। देन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं हमारे। सबसे पहले तो यही है बच्चे को बचाना, और बच्चे को बचा लिया तो उसको नरिशमेंट ठीक ठाक मिलना चाहिए। तो बोला ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर करने में भी हमें हेल्प करता है। ये टोटल आगे वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जैसे पहला देखोगे तो उसमें लिखा है नो पॉवर्टी, तो अगर गरीबी नहीं होगी ऑब्वियस ही बात है बाकी रिसोर्सेज तो तभी आएंगे जब उसके पास ऐसे गरीबी वाली सिचुएशन नहीं है। अगला बोल रहा है जीरो हंगर नंबर 2 पे, तो हंगर कहीं ना कहीं मैलनरिशमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो नंबर 2 पे आ गया जीरो हंगर। एंड थर्ड बोल रहे हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और यही बोला गया था एसडीजी नंबर 3 के बारे में कि इंडिया के अंदर जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें ये सबसे पीछे लैग कर रहे हैं। और एक केस स्टडी आपने शुरू में देखी अभी मध्य प्रदेश की कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो करवाएं पर डॉक्टर्स भी तो अवेलेबल होने चाहिए, जो डॉक्टर्स अवेलेबल है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि इसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फिर ये सारे जब अचीव होंगे, हेल्दी है बच्चा, तभी तो वो फोकस कर पाएगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। फिर आप शिफ्ट करते हो टुवर्ड क्वालिटी एजुकेशन। और ये देखो ये 6th नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पानी अगर साफ हो तो बहुत सी बीमारियों से बच जाता है इंसान, और अगर पानी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है तो उसकी वजह से बड़े सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्पेशली इसमें जो एज ग्रुप रहता है, एक तो बच्चों वाला और एक एल्डरली स्टेज का। बाकी आप तो सारे युवाओं को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, पर एल्डरली और जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या निकल गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिपोर्ट के अंदर। नंबर 1 तो यही कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो बढ़ चुकी हैं। जैसे देखो, अब देखो हमेशा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये अगर प्री में क्वेश्चन आया ना तो कंपेयर करके ही आएगा कि 5वें में क्या था और 6ठे में क्या निकल के आया। एंड जब मेंस में भी पूछा जाएगा सेम पूछेंगे कि 5th के बाद 6 में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। तो सबसे पहले तो बोला जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं उसमें सर्ज आ चुका है। 5th वाले में देखना 88.6% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही थी, मतलब बच्चों का जो जन्म है वो हॉस्पिटल्स में हो रहा था। अभी कहां पे पहुंच चुके हैं तो 90.6%। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हम अपने गुड हेल्थ एंड वेलबींग को इंप्रूव करेंगे, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आ रहे हैं इस तरफ। अब हम 90.6% पे आ गए हैं, और हमारा जो यहाँ पे मेन टारगेट है वो यूनिवर्सलाइजेशन का है कि 100% जो फीमेल्स की डिलीवरी है वो कहाँ हो, हॉस्पिटल्स में ही हो। तो पहला तो सर्ज हमें दिखा। नंबर 2 एक्सपांडेड एंटीनेटल केयर। एक आ गया नेटल, एक आ गया एंटीनेटल, एक आ गया पोस्ट नेटल। एंटी मतलब पहले, अभी बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है, मदर के वूम में ही है, तो उस केयर को बोल देंगे आप एंटीनेटल केयर। पहले रजिस्ट्रेशन का उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, अब देखा गया कि फीमेल्स आती हैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। इवन एक शॉर्ट था वो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर थी। अब देखना ये ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएगा। एक डॉक्टर है और साइड में एक फीमेल बैठी हुई है और इसके हस्बैंड भी हैं साथ में, और टोटल 5 बच्चे हैं साइड में, ठीक है। और 5 बच्चे, और इस लड़की की उम्र है 22 ईयर्स। 5 बच्चे हैं और लड़की की उम्र अभी सिर्फ 22 ईयर्स है। डॉक्टर थोड़ा ऐसे उसको इंडिकेट कर रही थी कि सारा सच मुझे बताए, तो उसने डॉक्टर ने पहले उनको कंफर्टेबल कर दिया अपने साथ। ऐसे पूछा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसने बोला नोजिया वगैरह हो रहा है, अभी स्टार्टिंग के मंथ थे। और दूसरा बोला कि ये सारे आपके ही बच्चे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ जी हमारे ही हैं सारे। कि कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, तो पेरेंट्स ने बोला वहां पे कि लड़का एक ही है, और पहले लड़कियां हुए जा रही हैं। तो उन्होंने बोला एक लड़का हो तो गया, अब क्या करना है एक और का। तो वो जो उनका हस्बैंड था, इस फीमेल का हस्बैंड, वो बोलता कि एक लड़के से क्या होता है। पहले देखो पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, ठीक, उसके बाद 5 बच्चे ऑलरेडी हो रखे हैं, अभी एक और बच्चा कर रहे हैं इस आस में कि लड़का यहाँ पे पैदा हो जाए, और गैप नहीं ले रहे हैं। और जब उससे पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी, तो 15 साल में। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का केस भी आपको दिखा कि पॉवर्टी की वजह से आज भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर रहती हैं। नंबर 2, 5 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और ज्यादा उम्र नहीं है, 22 ईयर्स है, तो बीच में गैप ही नहीं आया है। तो फिर उसने समझाया डॉक्टर ने उसको कि ऑब्वियस ही बात है इतने सारे बच्चे करोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर हेल्थ इंपैक्ट आएंगे। वो बोलती चला नहीं जा रहा है,
ऑब्वियस है, मतलब 5 बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, नहीं चला जाएगा। ये ग्राउंड रियलिटी भी शो कर रहा है। नंबर 1, एक तो डॉक्टर का टेम्परामेंट, जो कि मैं पॉजिटिव नोट पे लूंगी, वो उसने बहुत अच्छे से उसे समझाया। एंड दूसरी चीज अभी भी क्या दिखाई दे रही है आपको, कि जो बच्चा है वो क्या होना चाहिए, मेल। और किन एरियाज में ज्यादा दिख रहा है, जो एरियाज कैसे हैं, वल्नरेबल, जहां पे अभी भी यही लगता है कि लड़का होगा तो कमाएगा। सोचो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, पहले उसके ऊपर बोझ डाल दिया कि जब ये पैदा हो जाएगा तो ये हमारे लिए आगे चल के वेजेस कमा के लेके आएगा। तो ये आपकी इंडियन सोसाइटी का एक जो सेक्शन है वल्नरेबल पार्ट, उसके बारे में भी बताता है। और होगा क्या एट दी एंड, पॉवर्टी से वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट ने एफर्ट डाले हुए हैं, पीडीएस वगैरह आ गया, उसके थ्रू वो अनाज वगैरह भी इनटेक कर रहे हैं। अब वो तो ठीक है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उनको कहीं ना कहीं अनाज मिला, पर इससे फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, और गवर्नमेंट किसके ऊपर डालती है, टैक्स पेयर्स के ऊपर, कि और ज्यादा पे करना पड़ेगा, हमने इतने सारे जो एफर्ट्स हैं वल्नरेबल एरियाज के लिए वो भी लॉन्च करे हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली के बारे में बात नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ पॉवर्टी के बारे में बात नहीं थी, यहाँ पे आप भी इम्पैक्ट हुए। जो टैक्स पे करेंगे वो भी एट दी एंड इम्पैक्ट करेंगे। जितना ज्यादा ये नंबर बढ़ता है, उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट बोलती है आगे चल के आपको कि देखो हम कितने सारे एफर्ट्स यहाँ पे डाल रहे हैं। एक पॉजिटिव नोशन है इसका, एक स्टोरी आपको नेगेटिव भी दिखेगी कि अभी भी वो वाला बायस है कि लड़का ही होना चाहिए। हाँ, मतलब स्टिग्मेटाइज बोल सकते हो कि इतनी सारी लड़कियां हो जा रही हैं, तो डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हो गए, पूरे बार बार इसी लाइन को दोहरा रहे थे कि लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये भी एक विशियस साइकिल होती है जब आप इस सोच के साथ रहते हो। अब इसमें एक और चीज आपको दिखी, वो थी एजुकेशन वाला सेगमेंट। लैक ऑफ एजुकेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। वो जो चीज अंडरस्टैंड आपको करवाई गई है कि दोनों इक्वल है, जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, वो तो आपको एजुकेशन के थ्रू आनी थी, तो ये उसका भी लैग दिख रहा है यहाँ पे। डन। अब अगले पॉइंट पे चलो, एंटीनेटल केयर। अब एंटीनेटल केयर में भी रजिस्ट्रेशन होने लगी है, फीमेल जाती हैं, प्रॉपर अपना चेकअप करवाती हैं, और ये कितना हिट कर चुका है, तो लगभग 95.9%। और ये किस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं, कुछ मेडिसिन होगी जैसे फॉलिक एसिड, आयरन की टेबलेट्स, वो डिस्पेंसरी वगैरह से ही अवेल करवा दी जाती है। तो इन चीजों की वजह से हुआ क्या, शुरू के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहते हैं, शुरू के जो 3 महीने रहते हैं, 70% से 76.2% तक हमने ट्रैक किया कि वो फैसिलिटी को अडॉप्ट कर रही हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और कम से कम जो चेकअप इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों में कुछ ना कुछ फॉल्ट भी होता है, शुरू की स्टेजेस में पेरेंट्स का डिसीजन रहता है कि आपको करना है या नहीं करना है, आगे चल के बड़ी सारे खर्चे भी आते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर, तो वो पेरेंट्स की चॉइस होती है। तो अब चेकअप्स की तरफ भी जा रहे हैं, इसका डेटा भी 65.2% पे ही पहुंचा हुआ है। तो जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं वो अब अटेन करनी शुरू कर दी है, मतलब एंटीनेटल केयर बिफोर बर्थ ऑफ बेबी। उसके बाद दूसरा आता है स्टेबिलिटी इन रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। अब देखो, एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट में आप देखते हो कि एक जो फीमेल है वो कितने बच्चे प्रोड्यूस कर पाती है इन हर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में वो कितने बच्चे प्रोड्यूस कर पाई, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी ये स्टेडी चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, और कितना चल रहा है, 2.0। आगे लिखिए एक टर्म, दैट इज रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड। अब नाम से पता लग रहा है रिप्लेसमेंट करेगा किसी चीज की। रिप्लेसमेंट मतलब पिछली जनरेशन की रिप्लेसमेंट करेगा। इंडिया का जो रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड है वो कितना है, तो वो 2.1 है। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अभी क्या बोला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 ने, कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पे चल रहा है। इसका मतलब होता है 2.0 कि 2 बच्चे मिनिमम एंड मैक्सिमम इतने करे जा रहे हैं। 2.1 क्यों लिखा हमने, कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, या जो भी रीजन रहे, कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है, तो 0.1 लिख दिया जाता है वहां पे। अब ये जो रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड है, अगर ये 2.1 से ज्यादा होता है, अगर ये बढ़ने लगा, तो मतलब पिछली जनरेशन की कंपैरिजन में आपने और ज्यादा बच्चे पैदा करे। और अगर ये घटता है, इससे 2.1 से नीचे जाता है, तो ये क्या शो कर रहा है कि पिछली जनरेशन को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पा रहे। शायद जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने 2 बच्चे पैदा करे, तो अगली तो 2.1 से 1 पे आ गई, तो अगर एक बच्चा होगा, क्या वो 2 लोगों को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड है ये 2.1 पे लाई कर रहा है। अगर ये मान लो चला जा, इससे नीचे आता हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट, लेट्स से 1.0 आ गया, तो इसका मतलब है वो जो करंट जनरेशन है, हमारी वाली जो जनरेशन है जो बच्चे पैदा कर रही है, वो पिछली जनरेशन को सरपास नहीं कर पाई, रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे कम थे। और वैसे अगर ये रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड अभी भी 2.1 है, पर टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 पे चला जाता है, तो वो जो 2 बच्चे थे वो तो हमने सरपास कर दिए, प्लस एक बच्चा एक्स्ट्रा है, तो रिप्लेस भी कर लिया, प्लस एक्स्ट्रा बच्चे भी दिखाई देंगे। तो रिप्लेसमेंट जो थ्रेशोल्ड है इंडिया का भी इस टाइम पे जो चल रहा है, दैट इज 2.1, पर स्टेबल कहां पे आ चुका है, दैट इज 2.0।
क्योंकि पिछली जनरेशन के डेफिनेटली बच्चे ज्यादा थे, कईयों के 3 भी थे, कईयों के 4 भी थे, पर अब रिसेंट वाले में आप देखोगे या तो 2 होंगे या फिर 1 होगा, बहुत कम होंगे जहां पे 3 बच्चे आपको दिखाई देंगे। एंड वल्नरेबल सेक्शन की मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई यहाँ पे, जहां पे अभी भी बच्चे इस सास में करे जाते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा लेबरर होंगे, उतने ज्यादा बच्चे हमें कमा के देंगे आगे चल के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सब्सटेंशियल ड्रॉप इन न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन की जब भी बात आती है यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगी, एक आएगी वेस्टिंग, एक आएगी स्टंटिंग और एक आएगा अंडरवेट। एक बोल रहा है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है जितनी एज है उसके हिसाब से जो भी वेट होना चाहिए था, जो भी हाइट होनी चाहिए थी, वो नॉर्मल है उसका, इसको तो नॉर्मल में कंसीडर कर लेंगे। तो ये तो आपको पता लग गया। अंडरवेट क्या इंडिकेट कर रहा है, एज के हिसाब से उसका वजन उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। एज के हिसाब से अभी भी जो वजन है वो 30-40 ही है और उम्र पहुंच चुकी है 18, तो वेट बहुत कम है। ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, मैल न्यूट्रिशन को। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जहां पे आप भूल सकते हो वो याद रखना। सबसे पहले बोल रहा है वेस्टिंग। वेस्टिंग बोल रहा है कि हाइट के हिसाब से वजन कम है। अब वेस्टिंग कमर से याद रख सकते हो आप, वेस्ट तो कमर बहुत पतली है पर हाइट बहुत ज्यादा है, दैट इज वेस्टिंग। मतलब एज के हिसाब से और जो आपकी वजन है वो बहुत कम है कंपेयर टू हाइट। हाइट ठीक ठाक है पर जो वजन है उस पर्सन का वो बहुत कम है हाइट के हिसाब से। करते हैं ना मेजरमेंट की हाइट के हिसाब से आपका वेट इतना होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। पर ये वेस्टिंग हुई किस प्रॉब्लम की वजह से, मैल न्यूट्रिशन। एंड चौथी जो टर्म आती है वो है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है एज के हिसाब से हाइट कम रहेगी है। अब इसमें ये जो फैक्टर है ना कि एज के हिसाब से हाइट कम रहेगी है, जेनेटिक वाला पॉइंट आप यहाँ पे नहीं ऐड करोगे। आप सभी का एज ग्रुप कितना है, 20 to 25, 25 to 30, 20 to 25, ठीक है, 20 to 25, सेम सेम। अब देखो आप सभी अपनी अपनी एज ग्रुप देखोगे तो 20 to 25 के बीच में लाया कर रहा है, पर किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है। नंबर 1 फैक्टर यहाँ पे जो हमेशा रोल प्ले करेगा दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आपके पेरेंट्स आपकी हाइट डिसाइड करेंगे। पर यहाँ वाली जो बात हो रही है ना स्टंटिंग की, कि आपका जो हाइट है वो कम है इफ कंपेयर टू एज, ये मैल नरिशमेंट की वजह से है। जिनको खाना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाया ये उसकी वजह से आएगी, दैट इज स्टंटिंग। डन। तो ये वाले केसेस अगर देखें तो उसमें ड्रॉप आया है। पहले आप देखोगे स्टंटिंग के केसेस, स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट कम है, इसमें जो 35.5% केसेस देखने को मिलते थे पर ये रिड्यूस हुए अब 29.3%। बढ़िया चीजें ज्यादा आनी चाहिए, जो बुरी चीजें थी वो घटनी चाहिए। तो यही स्टंटिंग का दिखाया कि 5th वाला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें 35.5% केसेस थे, अब ये ड्रॉप हुआ है 29.3%। यहाँ पे गवर्नमेंट के एफर्ट भी आगे वो भी इंक्लूड करे जाएंगे कि उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बड़ी सारी स्कीम्स चलाई। एंड दूसरी टर्म आपने देखी वेस्टिंग, ये वाली कि हाइट बहुत ज्यादा है पर वजन नहीं है उस हिसाब से। तो वेस्टिंग के केसेस पहले 7.7% थे, अब देखोगे तो 5.2% आ गए। इसके बाद चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन अगर देखो तो फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन जिनकी उम्र 12 से 23 महीने की है, ये पहले 83.8% थी, अब 87.1% आ गई है। मतलब इम्यूनाइजेशन को भी वल्नरेबल एरियाज तक पहुंचाया जा रहा है कि सभी को इम्यूनाइजेशन जो भी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए थी वो प्रोवाइड हो सके। एक्सपोनेंशियल जंप आपको मिलेगी रोटा वायरस कवरेज में। वो वही रोटा वायरस जो बच्चों में क्या कॉज कर रहा था, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, और इसकी वजह से कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाया करती थी। तो अब ये रोटा वैक्सीन है, उसे रोटा वायरस वैक्सीन या फिर रोटा वैक भी बोल देते हैं, इसकी कवरेज डबल हुई है। पहले ये 36.4% था जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात होती है, पर छठे में क्या देखा गया, 85.4% ये आ चुका है। मतलब इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी गई रोटा वैक की बच्चों को। इसके बाद रोटा वायरस क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है। गैस्ट्रो मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है, पेट, स्टमक की बात कर रहा है। एंड दूसरा एंट्राइटिस, ये वाला जब भी शब्द आए तो इंटेस्टाइन की बात होती है, आंतों की बात होती है। तो इस एरिया में जब भी इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे डायरिया हो सकता है। तो यही प्रॉब्लम रोटा वायरस भी कॉज करता था। एंड 2016 में एक रोटावैक इंडिजिनस ओरल रोटा वायरस वैक्सीन आती है और इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब सबको इम्यूनाइजेशन के जो भी वैक्सीन हैं वो प्रोवाइड करी जाए, तो उसमें रोटावैक को भी इंक्लूड करा था। एंड ये स्प्रेड कैसे करता है, तो फीकल ओरल रूट, बच्चों ने मिट्टी को टच करा, मिट्टी में शायद वो रोटा वायरस था, जैसे मिट्टी को मुंह में डाला वो वायरस बॉडी के अंदर चला गया, और कहाँ पे इन्फेक्शन क्रॉस करेगा, दैट इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और उसको हो जाएगा डायरिया। और बच्चों के केस में अपनी बात सोच लो, कभी लूज मोशन लगते हैं क्या हालत हो जाती है। तो सोचो बच्चा तो बोल भी नहीं पाता है, तो उस टाइम पे उसके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई एरियाज में देखा गया है जहां पे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला वहां पे डेथ्स भी होती थी। पर अब इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, फाइनली हम 85.4% पे आ चुके हैं जहां पे ये रोटावैक प्रोवाइड कर दी है।
तो इंडिजिनस ओरल रोटा वायरस वैक्सीन, वो जो ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, वो वाला फॉर्म इसका आता है। देन आते हैं पब्लिक हेल्थ केयर डोमिनेंस। पब्लिक हेल्थ केयर डोमिनेंस की अगर बात करें तो 95.6% के आसपास हम आ चुके हैं। और कैसे ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, तो इंस्टीट्यूशन डिस्पेंसरीज आ गई, देन आपके पब्लिक क्लिनिक्स आ गए। पब्लिक क्लिनिक मतलब जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड क्लिनिक्स हैं उनकी बात करी गई है, और पब्लिक ट्रस्ट भी इससे काफी बिल्डअप हुआ है। एग्रेसिव इंक्रीज इन मेडिकल प्रोटेक्शन, हाउस होल्ड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आजकल लाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा रही है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं कि इसके थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड हुए। मेडिकल केयर कई बार क्या होता है, खर्चा बहुत लंबा चला जाता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो कोई नहीं, हम आपको यहाँ पे पर फैमिली को कुछ कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी पे कर देंगे, आप इंश्योरेंस बना लीजिए। अब इंश्योरेंस बनाया तो उसकी वजह से हुआ क्या, अब वो जो पुअर पर्सन था उसको पता लग गया कि मेरे को गवर्नमेंट ने एक एफर्ट डाला हुआ है कि पैसा हम दे देंगे, आप अपना बस इलाज करवाइए। तो उससे क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट देखी गई है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी, और जो उसकी एडवांटेज ले रहे थे तो 41% एक टाइम पे हुआ करता था, अब ये 60.2% पे आ गया। मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है। इन शॉर्ट आपको जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अंदर दिखाया गया। क्लोजिंग द फीमेल डिजिटल डिवाइड। अब सबसे पहले क्या होता था, जब रजिस्ट्रेशन होती थी तो वो अपने हस्बैंड के ही अकाउंट से रजिस्टर वगैरह किया करते थे। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो फीमेल्स के थ्रू करी जा रही है, मतलब अपने ही अकाउंट से रजिस्ट्रेशन वो करती है, नाम वहां पे फीमेल का ही लिखा होता है। पहले उनके हस्बैंड का ज्यादा आता था, तो पहले ये 33.3% पे था, अब ये 64.3% पे आ चुका है। देन सी सेक्शन की अगर बात करें, अब जैसे जैसे खाने पीने का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे जो पहले जंक फूड उतना अवेलेबल नहीं था तो हेल्दी फूड पे ही लोग रिलाय करा करते थे, नॉर्मल डिलीवरीज भी सुनने को मिलती थी। अब आप सी सेक्शन के बारे में बहुत कॉमनली सुनते हो, पहले ये रेयर केस होता था। पूरी क्लासरूम में पूछा जाता था बच्चों से ऐसे कि सीजेरियन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुए थे तुम, एक आधा हाथ खड़ा होता था। मुझे इसलिए याद है कॉलेज में हम 110 थे स्टूडेंट टोटल, तो 2 स्टूडेंट्स ने ऐसे हैंड रेस करा था कि वो सी सेक्शन वाले थे। तो मतलब ये उस टाइम पे यूनिक था, पर अब जो सिनारियो है वो चेंज हो चुका है। अब आपको सी सेक्शन के केसेस ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपने सुनी होंगी केस स्टडी की, जबरदस्ती बोल दिया कि हो रहा है बच्चा, अब पेन लेने की जरूरत नहीं है, सी सेक्शन करवा लो। इससे थोड़ी इनकम भी ज्यादा आ जाती है हॉस्पिटल्स में, एक रीजन तो ये है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ रही है, तो इस वजह से भी सी सेक्शन का जो केस है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद पहले ये 21.5% पे लाई कर रहा था, अब ये 27.2% पे आ चुका है, मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे देखे आपने, महाराष्ट्र में, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। तो पॉजिटिव क्या है कि एक तो पब्लिक हेल्थ यूटिलाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है उसे बिल्डअप करने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमें हेल्प आउट करता है। देन रिडक्शन इन चाइल्ड स्टंटिंग, वो जो स्टंटिंग के केसेस थे वो भी हमने देखा, वो रिड्यूस हुए। क्यों रिड्यूस हुए, क्योंकि पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आई और उसमें क्या बोला गया कि ये देखो आपको स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के केसेस देखने पड़ेंगे, तो फाइनली इंप्रूवमेंट हुई उस केस में। देन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वगैरह ज्यादा एरिया को प्रोवाइड करा, तो उससे क्या हुआ, ये कवरेज करी। और फाइनेंशियल रिस्क, अब लोगों को डर नहीं था कि हमें किसी से उधारी उठानी पड़ेगी, सरकार ने बोला हम ही पैसे दे देते हैं। देन उसके बाद विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब जो विमेन है वो अपने बैंक अकाउंट्स खुद ऑपरेट करती हैं, तो ये भी इंक्रीमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी का भी एग्जांपल है। प्लस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं वो खुद एक्सेस कर रही हैं फीमेल्स। देन बेटर वैक्सीन कवरेज, अभी आपने रोटावैक का एग्जांपल देखा कि पहले वो वैक्सीन कहाँ पे थी, 33% के पास में लाई कर रही थी, अब 85.4 पे आ चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी। अब आते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के चैलेंजेस को लेके। कहीं पे आवाज आ रही है, बाहर से आ रही है, अच्छा बाहर से। नंबर 1, पुअर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अच्छा, इसमें भी एक और चैलेंज जो आप देख सकते हो, 6 की हमने बात करी, ईयर कौन सा था, 23 और 24। तो यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि अब डिजिटलाइजेशन का टाइम आ चुका है, एटलीस्ट 25 तक का डाटा तो होना चाहिए था, नंबर 1 कंडीशन, क्योंकि एक साल के ही अंदर डेमोग्राफिक पैटर्न जो है वो चेंज कर जाते हैं। पर यहाँ पे क्या बोला, नंबर 1 पुअर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अब कुछ नेगेटिव भी निकल के आए, उनको देखना। जैसे 40.5% बच्चे अभी भी ऐसे हैं, जैसे वो 6 महीने के आगे बढ़ते हैं, मतलब 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग कर ली, पर उसके बाद उनको सॉलिड फूड चाहिए था, तो वो सॉलिड फूड प्रॉपर्ली नहीं मिल पाया। तो एक जो नेगेटिव केस है वो ये देखा गया। इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन, अभी भी हम यूनिवर्सल नहीं बन पाए हैं इम्यूनिटी के केसेस में। 12.9% ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो फुली इम्यूनाइज नहीं है। कई बार शायद पेरेंट ने एक आधी जो इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन थी वो लगवा दी, पर दूसरी नहीं लगवाई, तीसरी स्किप कर दी, तो वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। एनसीडी का बर्डन बढ़ता जा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक पर्सन की सांस से दूसरे पर्सन की सांस के थ्रू अंदर नहीं जा सकती है, जैसे डायबिटीज आ गई, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ जाएंगे, तो ये सारे एनसीडी के अंदर है। और ये क्यों बढ़े, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम
और ज्यादा आप देखोगे ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जंक फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, जो कि आपको रूरल एरिया में उतनी इजीली नहीं दिखती, थोड़ी दूरी पे जाना पड़ता है, पर अर्बन एरियाज में इजी एक्सेसिबिलिटी है, इसकी वजह से भी ये लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा इमर्ज हुई। और उसके बाद ग्रोइंग ओबेसिटी, अब जंक फूड खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है मोटापा भी वहां पे आएगा। बर्गर ही खाना है डेली तो फिर बर्गर के जैसे बन ही जाएंगे, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी आ रही है। पर बर्डन किसके ऊपर आ जाता है फिर? गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को अब इसके लिए भी कोई एफर्ट लेके आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट किसको बोलेगी? वो आपको ही बोलेगी, आप ठीक ठाक कमाते हो, लाओ टैक्स दे दो थोड़ा सा। तो उन गवर्नमेंट स्कीम को चलाना है तो पैसा तो चाहिए जेब में, तो वो सारा ऐसे ही चलता है फिर विशियस साइकिल। तो ओबेसिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और ओबेसिटी जरूरी नहीं होता जंक फूड खा के ही आए। एक केस आपने सुना होगा, क्वाशियोकर वगैरह सुना है आपने कुछ? ये बच्चों में होता है मैल नरिशमेंट की वजह से। बच्चे का जो पेट है ना वो बाहर को ऐसे निकलना शुरू कर देता है, तो ये कई बार अंडर न्यूट्रिशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स इमर्ज करती है। इसके बाद आयरन एंड फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट हैं ये प्रॉपर्ली कई एरियाज में अभी भी अवेलेबल नहीं है। ओनली 37.8% प्रेग्नेंट वीमेन है जो इन आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स को 180 डेज के लिए कंटिन्यू रखती हैं। कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये कंसिस्टेंटली खाना पड़ता है, अदरवाइज ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी वो अनीमिया वाली प्रॉब्लम रेज कर सकती है, ब्लड की कमी बॉडी में आ सकती है। तो इसी वजह से ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करे जाते हैं फीमेल्स को। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक पोर्टल है यूविन पोर्टल। पोर्टल का वही मतलब रहेगा सेम कि गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप हैं और एक जनता यूज कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल आपसे ले लिया, तो एक वेबसाइट बन गई जिसके ऊपर सारे क्वेरीज डालेंगे और दूसरा गवर्नमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगी। तो वैसे ही एक यूविन पोर्टल है और इसमें इम्यूनाइजेशन के ऊपर फोकस करा है कि कोई भी एरिया इम्यूनिटी जो डोजेस दी जाती हैं, वैक्सीन की डोजेस दी जाती हैं, वो बचे ना, उन सभी को ये दिया जाए। तो ये रियल टाइम डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि आज कितने केसेस में गई, आज कितने में गई, किसने नहीं ली, तो वो वहां से पता लग जाएगा। इसके बाद पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी। पोषण 2.0 वही है खिचड़ी वाला मिड डे मील स्कीम जो चलाई गई थी। अभी इसके दो पर्पस थे मिड डे मील स्कीम के। एक पर्पस ये था कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो खाना खाएं, एटलीस्ट स्कूल के ही अंदर उनको खाना मिल जाए, और दूसरा था कि एजुकेशन के बहाने आ जाएं। और यहाँ पे क्या हुआ, कई बच्चे खिचड़ी खाने के लिए आते थे फिर बंक मार लेते थे। ये देखो मिसयूज खुद ही निकल गया। गवर्नमेंट अच्छे नोट पे लेके आई थी, मिसयूज खुद ही निकाल लिया बच्चों ने। पेरेंट्स भी भेजने लगे कि चला जा एटलीस्ट खिचड़ी तो खा लेगा वहां पे। तो ये जो मिसयूज है ये खुद निकाले। गवर्नमेंट ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लंच जैसा करके वापस आ जाओ। ये प्रॉब्लम्स खुद ही मर्ज करी, पर इसका मेन फोकस था कि जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे आपको जो न्यूट्रिशन है वो भी ऐड कर दिया जाए। बाद में इसका नाम बदल दिया था, बोला जाता है पोषण 1.0 आया, देन पोषण 2.0, और अभी तक ये चल रहा है। बाकी सक्षम आंगनवाड़ी, इसमें पालना स्कीम है एक सरकार की। पालना स्कीम में वही कि न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं, हाँ, उनको क्रेच सर्विस प्रोवाइड करी जाए। आदित्य डोंट वरी, ये थोड़े से पुराने हैं इसलिए बोल दिए इन्होंने, आप इधर ही देखो, ठीक है। क्रेच सर्विस का मतलब होता है कि मदर रेस्ट कर सके और जो बच्चा है उसको कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, उसकी डे केयर कोई और कर लेगा। आंगनवाड़ी के साथ इंटीग्रेट करने की बात करिए, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे वही बच्चों का जो इम्यूनिटी वाला कार्ड बना होता है कि कितनी वैक्सीन लगी है, कितनी नहीं लगी है, वो सारा होल्ड करेगा। इसके बाद एक्सपांड एनसीडी स्क्रीनिंग। एनसीडी स्क्रीनिंग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कहीं पे आपको लग रहा है अचानक से जंक फूड की अवेलेबिलिटी आई, तो उसकी वजह से हो सकता है कल को डायबिटीज, ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम भी आए, तो पहले स्क्रीनिंग एफर्ट डालने शुरू कर दें कि इसका शुगर लेवल कितना है। शुगर लेवल चेक करा जाता है। एक HbA1c भी पढ़ा था आपने, ये क्या बताता है? एवरेज शुगर बताता है कि विद इन 3 मंथ आपका शुगर का लेवल कहाँ पे था, ठीक है। हाँ, तो मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट आपने करने शुरू करे कि ये एनसीडी फैले ना हो ना, उसको पहले हम उसको यूटिलाइज कर ले। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना ये तेरा पारा हाई हो रहा है, तेरे को देख देख के मेरा पारा हाई हो रहा है, वो तो होता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अब तो इलेक्ट्रिकल आ गई, पहले स्पिग्मोमैनोमीटर वगैरह को यूज करते थे, पर वहां पे वो तो बस एक एडेज सी है कि मतलब उसको देख के मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, पर एक्चुअल में तो स्प्रेड नहीं होता है ना ब्लड प्रेशर, तो वो भी किस में काउंट करा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जुकाम हो गया, ये किस में काउंट करा जाएगा? ये कम्युनिकेबल में आ जाएगा। मतलब एक ने छींक मारी, साथ में जो 3-4 बैठे थे उनको भी जुकाम हो गया। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यस, ट्यूबरक्लोसिस भी कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट होगा, क्योंकि कफ के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो जाएगा बाहर और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, और इसी वजह से ट्यूबरक्लोसिस स्टिग्मेटाइज भी है। बोलते हैं ना जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ इसके साथ छूना नहीं है, बात भी नहीं करनी, दूर ही रहना है। इतना भी जरूरी नहीं था बोलना, बस इतना बोलना जरूरी था कि मास्क लगा के जाओ जब भी उनसे बात करो, इतना जरूरी था, पर उसको भी सोशली स्टिग्मेटाइज कर दिया, उसको भी एक कलंकी बना दिया सोसाइटी के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है प्रमोट IFA, मतलब फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। एंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, PM
जो जन आरोग्य योजना है उसे और ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करे। पर इसको लेके एक नेगेटिव केस स्टोरी आ चुकी है सामने कि जो इंश्योरेंस वाला पर्सन है और जो अन इंश्योरेंस वाला पर्सन है, लगभग 3,000 रुपए का गैप आता है दोनों के खर्चे में। अगर एक ने 60,000 रुपया पे करा है, दूसरा लगभग 55,000 57,000 इसके आसपास पे करेगा, तो उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पाया कुछ एरियाज में। वहीं पे कुछ लोगों को एडवांटेज मिली। तो यहाँ पे तो अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आ जाता है कि जिन्होंने ये प्रोवाइड करी स्कीम, उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। कायदे से 60,000 जहां पे होना था, खर्चा लगभग आपको 20 के आसपास आना चाहिए था, पर वो गैप सेम है कि इंश्योरेंट वाला पर्सन भी और जिसने अनइंश्योर ही बचा हुआ है, जिसने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, गैप बहुत कम है। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाता है। अब आ गया महाराष्ट्र का केस स्टडी। आप अपने अपने स्टेट्स का भी चेक कर सकते हो, पर ये महाराष्ट्र का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, इकोनॉमी का हब है, इन्वेस्टमेंट का हब है, मुंबई आ गया, इंपॉर्टेंट सिटी आ गई। तो इसी वजह से महाराष्ट्र की केस स्टडी को ज्यादा हाईलाइट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने करा। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर महाराष्ट्र में आप देखोगे 96.4% तो वहीं पे है। इसके बाद सीजेरियन डिलीवरीज अगर देखोगे तो 2019-21 ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में बात कर रहा है, एंड 23-24 ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की बात कर रहा है। पहले देखो 25.4% थी, अब इनका अकेला ही 33.6% पे चला गया है। सी सेक्शन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा है 48.5%, जबकि पब्लिक हॉस्पिटल में 23.8% है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल डिलीवरीज के केस में इनकम कम ही जनरेट होती है, पर इफ कम्स टू सीजेरियन सेक्शन तो कॉम्प्लेक्स होता है केस, तो उस केस में इनकम भी ज्यादा जनरेट हो जाती है। करते हैं कहीं पेन से डर जाती हैं फीमेल्स, तो उसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा था एकदम से शुगर लेवल स्पार्क कर जाता है, वो कई बार ब्लड प्रेशर वगैरह का सारा इंपैक्ट रहता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कहीं तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतना पेनफुल सिनेरियो से हमें नहीं जाना है, सिजेरियन कर लो, जबकि सिजेरियन में रिकवरी का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा लगता है। नंबर 2, आजकल फैमिलीज अडॉप्ट कर रही हैं कि जब सिजेरियन सेक्शन एक अवेलेबल ऑप्शन है तो इसको क्यों ना फॉलो करे। तो मल्टीपल रीजन है इसके पीछे। ओबेसिटी विमेन में इंक्रीज हो चुकी है फ्रॉम 23.5% टू 31%। सारे याद मत करना, अब ये जो परसेंटेजेस आ रही हैं, बस पैटर्न देखो, विमेन में ज्यादा एंड मेल्स में भी देखोगे ओबेसिटी के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। पर अगर मेल एंड फीमेल दोनों को कंपेयर करोगे तो मेल्स में ज्यादा है ओबेसिटी के केसेस। 1/3 जो पॉपुलेशन है यहाँ पे महाराष्ट्र की अकेली, वो ओबीज हो चुकी है इस टाइम पे। देन आते हैं डायबिटीज। डायबिटीज फीमेल में भी ज्यादा है, मेल्स में भी ज्यादा है, इंक्रीज ही करती हुई आपको दिखाई दे रही है, पर मेल्स में ज्यादा दिखेगी इफ कंपेयर टू बोथ। अर्बन एरियाज में ऑब्वियस सी बात है डायबिटीज के ज्यादा मिलेंगे। एंड दूसरा, हाई ब्लड शुगर लेवल 20.4% मेल्स में मिले, तो मेल्स में ही डायबिटीज के केसेस भी ज्यादा मिलेंगे। एंड डायबिटीज भी अब जो ज्यादा फॉर्म देखने को मिलती है वो टाइप 2 है, पहले आती थी टाइप 1। कभी कभार सुनते थे कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो किसी के अंदर हुई, टाइप 1 भी नहीं बोलना पड़ता था, सिर्फ क्या बोलता था पर्सन, डायबिटीज है। कोई नीम का जूस पी रहा होता था, करेले का जूस पी रहा होता था, या एक और चीज आती है, वो बाहर क्या लगा होता है, सॉफ्ट होता है अंदर से, बाहर ग्रीन होता है, एलोवेरा खा रहा होता है। तो क्यों खा रहे होते थे? ताकि ये जो शुगर लेवल है ये थोड़ी मेंटेन हो जाए। पर अब आप सुनोगे ये डायबिटीज बहुत ही कॉमन हो गया। पहले पूरे रिश्तेदारी में 1-2 पेशेंट आपको डायबिटीज के मिलते थे, अब आपको आसपास भी घूमोगे तो डायबिटीज का पेशेंट दिख जाता है। पर वो होती थी टाइप 1, शायद टाइप 2 भी हो सकती है कि किसी के पास पैसा ज्यादा है तो थोड़ा जंक की तरफ भी जाएगा, कि बाहर लाइफस्टाइल दिखाने के लिए ऐसी आलतू फालतू चीजें भी खाएगा। पर टाइप 1 ज्यादा हुआ करता था। ये होता है जब किसी फैमिली मेंबर को ऑलरेडी डायबिटीज थी, वो जेनेटिकली पास होता गया, किसी दूसरे पर्सन में भी वो डायबिटीज हुई। या फिर शायद जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, इंसुलिन के बारे में सभी ने सुन रखा है, इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है, तो उसका इंसुलिन ही प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, मतलब यहाँ पे जो बीटा सेल थे वही खत्म हो गए थे, तो इस केस की वजह से टाइप 1 आती थी। फिर आई टाइप 2 इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ जंक फूड। ये पूरी जोड़ सकते हो आप लाइफस्टाइल के साथ। हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह जो आजकल आप सुन रहे हो, थोड़ी सी कम उम्र पे ही इतना ज्यादा मोटापा आ चुका है। पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं थी, अब फूड एकदम से अबंडेंट हुआ, तो उसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज भी इमर्ज करी। वो ये थ्रिफ्टी जीन था। थ्रिफ्टी जीन पहले बुजुर्गों में होता था एक टाइम पे, जब पत्थर काल वाला युग चल रहा था, क्योंकि खाना रोज नहीं मिलता था, तो उनकी बॉडी ने ऐसे अडेप्ट कर लिया खुद को कि खाना स्टोर हो जाए। पर आज की जनरेशन में माना जाता है, वो हाइपोथेसिस है कि वो जीन आज भी एग्जिस्ट करता है, पर कई फैमिली में आप पैटर्न नोट करना, सारे ओबीज होते हैं, और जो उनका आगे बेबी आता है वो भी ओबीज ही होता है। वो ऐसी साइकिल चलती है, एक आध एक्सेप्शन आ जाती है, तो वहां पे शायद थ्रिफ्टी जीन भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये सारी डायबिटीज के आगे। देन चाइल्ड न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ये केसेस रिड्यूस कर रहे हैं। अभी आपने देखा, तो यहाँ महाराष्ट्र में भी ये रिड्यूस कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अगर देखें तो यस, जो 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं,
यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो रिड्यूस हो रही है, जबकि बढ़नी चाहिए थी, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्क फोर्स में अब फीमेल भी जा रही है और ब्रेस्ट फीडिंग वहां पे डिनाई कर दी जाती है कई बार, और थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं फिजिकल बॉडी में भी फीमेल के, तो इस वजह से कई फीमेल नहीं एक्सेप्ट करती है कि इतना ज्यादा ब्रेस्ट फीड मुझे करना है। तो यहाँ पे 71% से केसेस 64.7% पे आए। तो ये जो अवेलेबिलिटी है वर्क फोर्स में, एक रीजन तो ये भी आ गया, और दूसरी पर्सनल चॉइस भी आ गई कि करवानी है ब्रेस्ट फीडिंग या नहीं करवानी है। तो ये रिड्यूस हो रहा है, जो कि गलत है, ये बढ़ना चाहिए था। 100% कवरेज इसमें होनी चाहिए, ये फीमेल्स के एंड से यस आती है इस केस में। देन आता है इम्यूनाइजेशन। 80% जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 23 महीने की है, उनको इम्यूनाइज किया गया है। तो ये डेटा ठीक है, हम यूनिवर्सल हो रहे हैं। डन। ये वाला आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।